नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात होगी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की। दरअसल मध्य प्रदेश में काफी उठापटक के बाद आखिरकार पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 3 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे, जिसके लागू होते ही पंचायत क्षेत्रों में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के बाद 2023 विधानसभा चुनाव भी नजदीक आने लगेंगे, इसीलिए इन चुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं पंचायत चुनाव के नतीजे सियासी दलों को उनकी तैयारियों का हिसाब भी देंगे। साथ ही ज्यादा सीटें जीतने से नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि पंचायत चुनाव में कौन सी पार्टी कितनी तैयार है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। 30 मई से 6 जून तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। 3 चरणों में होने वाले चुनाव को लेकर सियासी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों के आधार पर जीत का दावा भी कर रही हैं। हालांकि तारीखों के ऐलान के साथ ही पंचायत क्षेत्रों में आचार संहिता लागू कर दी है, लेकिन नगरीय निकायों में इसका प्रभाव नहीं होगा। अब सबसे पहले चुनाव आयोग के ऐलान की प्रमुख बातें जान लेते हैं। पंचायत चुनाव 3 चरणों में होंगे। 1 जून से पहले नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा होगी। 6 जून तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। 10 जून तक नाम वापसी लिए जा सकेंगे। 25 जून को पहले चरण की वोटिंग होगी। 1 जुलाई को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। 8 जुलाई को तीसरे चरण की वोटिंग होगी। वोटिंग के दिन होगी वोटों की गिनती। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य का रिजल्ट 14 जुलाई को आएगा। जिला पंचायत सदस्य पद का परिणाम 15 जुलाई को आएगा। पंचायत क्षेत्र के लिए आचार संहिता लागू होगी। बैलेट पेपर के जरिए चुनाव होंगे। कांग्रेस पंचायत चुनाव के लिए तैयार है, नगर निगम चुनाव के लिए तैयार है, विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है और लोकसभा के लिए भी तैयार है। हमारी स्ट्रेटजी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में लगभग बन चुकी है। इम्प्लीमेंटेशन आप खुद पिछले 2 माह से देख रहे हैं। ये सच है कि पंचायत चुनाव गैर दलीय आधार पर होंगे, बावजूद उसके वहाँ विचारधारा की लड़ाई होगी और विचारधारा की जीत उसमें कांग्रेस के रूप में होगी। कांग्रेस ने कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही पूरी तैयारियों का भी दावा कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है। भारतीय जनता पार्टी इतनी तैयार है कि उधर वहाँ आचार संहिता लगती है और यहाँ स्थानीय निकाय चुनाव प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन होता है। तो इससे ही आप अनुमान लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सजग और कितनी तैयार है। तारीखों के ऐलान के साथ ही ज्यादा सीटों पर कब्जे के लिए सियासी तैयारियां शुरू हो गई हैं। भले ही पंचायत चुनाव पार्टियों के सिंबल पर नहीं लड़ा जाता, लेकिन विचारधारा का प्रभाव बड़े स्तर पर होता है। साथ ही वोटर ये भी देखता है कि कैंडिडेट किस तरह की विचारधारा को सपोर्ट कर रहा है और किस पार्टी के संपर्क में है। लेकिन आगे चलकर तो किसी न किसी पार्टी को समर्थन देगा। इसलिए 2023 से पहले पंचायत चुनाव एक बड़ी सियासी लड़ाई बनती जा रही है, जिसके मद्देनजर पार्टियां पूरी तैयारियों के साथ ही ज्यादा सीटें जीतने का दावा भी कर रही हैं। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नेहा बग्गा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और रवि वर्मा जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जी, तैयारी पूरी है चुनाव को लेकर? कार्यालय तो खुल गया, लेकिन आगे स्ट्रेटेजी क्या है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में बड़ी समस्या पार्टी को हो सकती है, खासकर बिजली को लेकर जिस तरीके का माहौल अभी बना, और उससे किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखे। खुद कृषि मंत्री ने इस बात को स्वीकार भी किया। महंगाई को लेकर ज़रूर थोड़ी सी राहत दी है पिछले कुछ दिनों में केंद्र सरकार ने, तो उसका ज़रूर आपको लगता है कि डैमेज कंट्रोल हुआ होगा? देखिए लोकेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे जनता के बीच में रहती है सामाजिक तौर पर। और जब चुनाव आते हैं तो राजनीतिक दल है तो निश्चित ही राजनीति के लिए भी सड़कों पर उतरते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों ने काम किया है, जिस तरीके से योजनाओं का लाभ जो है अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक मिला है, भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर जनता के बीच में जा रही है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है
कि जो अभी पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की बूथ विस्तारक योजना बनी थी, जिसमें संगठन को सशक्त करने का काम किया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 10 दिन तक 10 घंटे का समय दिया, 1 लाख घंटे प्रत्येक कार्यकर्ता ने देने का कार्य किया है। वही संगठन अब अपनी योजनाओं को लेकर जो लाभार्थी हैं उन तक पहुंचने का कार्य करेगा। आपने देखा कि आज सुबह 11:30 बजे चुनाव आयोग की तरफ से जो घोषणा हुई, आचार संहिता लगी। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रबंधन कार्यालय जो है 12 बजे वहां पे पूजन कर उसका उद्घाटन किया गया और 12:30 बजे की पहली चुनाव से संबंधित जो है वो बैठक भी हो गई। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सजगता क्या है। और जहां तक है पानी, बिजली और अन्य मुद्दों की बात, तो ये जनता बहुत अच्छी से जानती है कि बंटाधार के काल से निकालकर स्वर्णिम मध्य प्रदेश के कार्यकाल में कौन लेकर आया है मध्य प्रदेश को। जनता ये बहुत अच्छे से जानती है कि पोषण अभियान से लेकर आंगनवाड़ी योजना तक जो है भारतीय जनता पार्टी बच्चों से लेकर संबल योजना तक लगाकर, जो जिसको हम कहेंगे कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, सारी योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच में लगातार निरंतर बनी रहती है। और फिर वो 15 माह का कार्यकाल भी कोई भूला नहीं है, जिसमें 2 लाख रुपए की किसान कर्ज माफी के नाम पर किसानों से धोखा कर लिया, 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते के नाम पर युवाओं से धोखा कर लिया, संबल योजना बंद कर दी, जिसमें जन्म से लेकर माँ के लड्डू खाने के जो पैसे मिला करते थे, जो मृत्यु का कफन उपलब्ध हुआ करता था, उसका अंत्येष्टि का पैसा तक कांग्रेस ने खा लिया। तो ये बहुत स्पष्ट दिखाता है कि स्वामित्व योजना जो आवास उपलब्ध करा रही है, जो गांव का जो एक सपना था उस साकार करने का काम किया है, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उससे जिस तरीके से लोगों को अपनी खुद की छतें मिली हैं, चाहे नल जल से जो आज पानी घर घर पहुंच रहा है, आयुष्मान से जो 5 लाख तक का स्वास्थ्य उपलब्ध कराया जा रहा है, स्वास्थ्य लाभ लेने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है, उज्ज्वला जिसने माताओं बहनों को काफी हद तक सुरक्षित महसूस करवाया है। तो तमाम सारे जो कार्य भारतीय जनता पार्टी, लेकिन फिर भी चुनौती है जो हालिया घटनाक्रम रहे महंगाई के मोर्चे पर, खासकर जिस तरीके से सवाल उठे, इनको चुनौती मानती हैं आप? नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं, ये सिर्फ देश या मध्य प्रदेश इससे नहीं जूझा है, विश्व जूझा है। और लोग जानते हैं कि अगर महंगाई बढ़ी, अगर जिस तरीके से आज कंट्रोल करने का काम किया है, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और राज्य की सरकार ने किया है। अगर आज FDI सर्वाधिक है, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है, केंद्र और राज्य की। और जिस तरीके से हमने पैंडेमिक के दौर में मैक्सिमम वैक्सीनेशन करवाकर जनता को सुरक्षित करने का काम किया है, तो इसमें भी सरकार ने जिस तरीके से मुस्तैदी से काम किया, संगठन के कार्यकर्ता जिस तरीके से लगे हैं सेवाई संगठन के माध्यम से, तो इसका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक, मैं आ रहा हूँ आपके पास। रवि वर्मा जी, आप लोग कह रहे हैं कि ये एक तरीके से विचारधारा की भी लड़ाई होने वाली है पूरा चुनाव। कितनी तैयारी है आप लोगों की चुनाव के लिए? जी लोकेन जी, मैं बड़ी ही धीरता से सुन रहा था नेहा बग्गा जी को। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के तमाम दावों की हकीकत जो है सामने आ चुकी है। ओबीसी वर्ग को जो उनके हक अधिकार मिलने चाहिए थे, नहीं मिले हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल के कुछ छोड़कर बाकी मध्य प्रदेश के हर जिले में उनके हक अधिकारों को छीना गया है। और भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों को देख रही है नेहा जी, जिस तरह की बातें कर रही थी, किसान कर्ज माफी की बातें कर रही थी कि उनको किया नहीं गया। अरे नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो चरित्र ही झूठ बन गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता विधानसभा में तो स्वीकार करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेता और अधना सा कार्यकर्ता भी कैमरे के सामने झूठ बोलने से गुरेज नहीं करता है कि किसान कर्ज माफी नहीं हुई है। या तो नेहा जी जो है न्यूज स्टेट के माध्यम से किसानों को बरगला रही हैं, या वे सदन से बड़ी हैं कि जहां उनके मंत्री कमल पटेल जी कृषि कर्ज माफी को स्वीकार करते हैं कि मध्य प्रदेश में 27 लाख से अधिक किसानों का कर्ज माफ हुआ है, लेकिन कैमरे के सामने झूठ बोलो, चिल्ला चिल्ला कर बोलो। आज जो है महंगाई ने घरों में आग लगा दी है। गृहिणियां पूछ रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी, शिवराज जी, क्या मेरी ये भूल कि जो सिलेंडर 450 रुपए का मिलता था, वह सिलेंडर आज मैं 1000 रुपए का क्यों खरीद रही हूं? ये तमाम जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर आज जो जनता इंतजार कर रही है, और ये कितने भी कार्यालय खोल ले, इनके कार्यालयों पे पंचायत चुनाव हो या नगर निगम हो, और 2023 में पूर्ण रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों पे जनता ताला लगाने का काम करेगी। दिनेश गुप्ता जी, ये चुनाव सिंबल पर तो है नहीं, दोनों पार्टियां सिंबल पर नहीं लड़ती हैं इस चुनाव को, लेकिन इस चुनाव की जो इंटेंसिटी रहती है सर, वो बहुत अहम रहती है। और इसमें खासकर वर्चस्व की लड़ाई बड़ी देखने को मिलती है ग्रामीण इलाकों में। तो वहां पर मुद्दे आपको क्या लगते हैं? ये सारे मुद्दे, महंगाई,
विकास, ये सब अहम रहते हैं, या जो वर्चस्व की लड़ाई रहती है वो ज़्यादा हावी हो जाती है कि हमें अपना नेता चुनना है, हमें गांव में दबदबा दिखाना है? इस चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? और दोनों पार्टियां खुलकर तो नहीं खेलेंगी इसमें, लेकिन समर्थन जरूर देंगी कुछ नेताओं को, तो दोनों की स्थितियां आप किस तरीके से देखते हैं? हालिया जो घटनाक्रम रहे, बिजली को लेकर किसानों की खबरें सामने आई, महंगाई को लेकर, किसको ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है इस चुनाव में? ये जो चुनाव है दलीय आधार पर तो है नहीं, जैसा लोकेन जी सभी जानते हैं, और हर गांव के साथ मुद्दा बदल जाता है, हर गांव के साथ व्यक्ति बदल जाता है, हर गांव के साथ जो है परिदृश्य पूरा राजनीतिक बदला हुआ होता है। तो यहाँ इतने लोकलाइज चुनाव में हम किसी एक मुद्दे को केंद्र में नहीं रख सकते, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, क्योंकि महंगाई के मुद्दे के साथ साथ वहाँ के गांव की जो नाली खरंजे हैं, जो वहाँ की स्थानीय समस्याएं हैं, पीने का पानी हो, जो दूसरी चीजें, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और फिर सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि जिस पंचायत का में चुनाव हो रहा है, उस पंचायत को पैसा कितना मिल रहा है, उस पैसे से कोई विकास पहले हुआ है कि नहीं। पिछला जो भी एंटी इनकम्बेंसी है वो लोगों को बहुत याद रहती है कि पिछली बार हमने किसको अपना पंच सरपंच चुना था और उसने उस गांव का विकास किया था कि नहीं किया था। तो इतना लोकलाइज इलेक्शन होता है कि इसको राज्य स्तरीय चुनाव को जिस तरह से बनना चाहिए वो पंचायत में बन नहीं पाता। और एक मुद्दे को कोई भी राजनीतिक दल यदि मुद्दा बनाना चाहे, चाहे वो विचारधारा हो चाहे महंगाई हो, वो वहां बनेगा नहीं, क्योंकि जो वोटर है वो इन सबसे ज्यादा वो जानता है कि हमें किसके साथ कनेक्ट करना है और किसको चुनना है। क्योंकि जब चुनाव की बात आती है तो फिर वो ये देखता है कि उसे एक प्रतिनिधि जनपद में भी भेजना है, जिला पंचायत में भी भेजना है, तो एक पूरी सीरीज है त्रिस्तरीय पंचायत की, और उसको मालूम है कि ग्राम सभा में जो फैसले लिए जाने, कौन अपने बाहुबल से लेता है, कौन अपना जो है वर्चस्व के लिए लेता है, या फिर कौन आम सहमति से लेता है। तो ये जो चुनाव है इतने स्थानीय मुद्दों पर है कि हम व्यापक तौर पर इनका कोई ये नहीं देख सकते कि बहुत कोई बड़ा असर जो है राजनीतिक तौर पर होगा। बिल्कुल लोकलाइज चुनाव है पूरी तरीके से। नेहा बग्गा जी, फिर भी आप कौन सी चीज़ों को लेकर जाना चाहते हैं इस चुनाव में? आप लोगों के लिए बड़ा एजेंडा क्या है? क्योंकि इस चुनाव को लिटमस टेस्ट के तौर पर भी दोनों ही पार्टियां देख रही हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में भी पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है, और थोड़े दिनों में शहरी चुनाव होगा तो उसमें भी स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो आप लोगों के लिए इस चुनाव में एजेंडा क्या रहेगा मुख्य तौर पर? देखिए लोकेन जी, दिनेश जी ने जो कहा मैं पूर्णतः उससे सहमत हूँ, क्योंकि ये हर क्षेत्र में जाकर चुनाव का पैटर्न बदल जाता है, वहाँ के मुद्दे बदल जाते हैं। स्थानीय चुनाव है ये, हर जगह बिजली पानी सड़क के मुझे नहीं लगता कि ऐसे मुद्दे होते होंगे। पर जो मैंने पूर्व में आपसे कहा था कि केंद्र की जो योजनाएं हैं, हर व्यक्ति उससे लाभार्थी उससे हर वर्ग हो रहा है। जैसे मैंने आपसे उज्ज्वला की बात की, केंद्र की जो योजनाएं हैं, चाहे किसान सम्मान निधि की बात की, तो उससे सभी किसान जो हैं वो छोटे रकबे वाले जो उनको लाभ मिल रहा है। उसी प्रकार से जब मैंने आपसे आयुष्मान योजना की बात की तो उसका लाभ जो है 5 लाख रुपए तक का उन लोगों को मिल रहा है जो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं। उसी प्रकार से अगर पोषण अभियान की बात करें तो वो बच्चा जो आंगनबाड़ी में जा रहा है, वो महिला जो गर्भवती हो रही है, उन सबको इसका लाभ जो है वो उपलब्ध हो रहा है। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जिन योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने का काम किया है, उसी को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, और यही जो मुख्य मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के होंगे, क्योंकि निरंतर हम 365 दिन 24 घंटे कार्य करते हैं और यही योजनाओं को लेकर पहुंचते हैं। मैं आ रहा हूँ आपके पास। रवि वर्मा जी, ओबीसी का मामला आपने उठाया, ये कितना बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहेगा? आप लोग ये कह रहे हैं कि अधिकार नहीं मिला, सरकार ये कहती है हमने अधिकार दिया, तो इस मामले को भी क्या आप लोग भुनाने की कोशिश करेंगे? जी लोकेन जी, ये अधिकार छीने गए हैं,
वास्तव में छीने गए, क्योंकि हमारी सरकार ने जो है उन्हें हक अधिकार देने का काम किया था। कमलनाथ जी की सरकार में हमने जनप्रतिनिधियों को भी अधिकार दिए थे, 28% ओबीसी के लोगों को हमने मंत्रिमंडल में जगह दिया था। जो शिवराज जी की 3 वर्ष की जो तीन बार की सरकार में भी जो हक अधिकार नहीं दे पाए थे, लगातार जो है नेहा जी योजनाओं का गिना रही हैं, तो उन योजनाओं को देखा है कि उज्ज्वला के नाम पर किस तरह से जनता के साथ ठगी की गई कि वे जो सिलेंडर थे आज भी घर के कोने में कहीं रखे हैं, जनता उन सिलेंडरों को भराने की जरूरत नहीं कर पा रही है। तमाम तरह की इनके राशन जो व्यवस्थाएं थी, ये चुनाव के पूर्व जो है राशन बांटने का काम तो करते हैं, चुनाव खत्म होते ही आप उत्तर प्रदेश में देखिए वह राशन वसूली का काम शुरू हो चुका है। तो ये केवल उसका तो खंडन हो गया ना, इस तरह की योजनाएं इनकी होती हैं, खंडन कर दिया गया। चुनाव में केवल ये मकसद रहता है। नहीं लोकेश जी इन तमाम तरह की योजनाओं की हवा निकल चुकी है, जनता देख रही है। तो 15 पैसा पहुंचता है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार योजनाओं का लाभ भी पहुंचा रही है और डीबीटी के माध्यम से पहुंचा रही है। अगर 1 रुपया भेजा जाता है तो 1 रुपया वहाँ पर नेहा जी 22 करोड़ से अधिक गरीबी रेखा के नीचे जा चुके हैं। कौन जिम्मेदार है? आपकी 8 वर्ष की सरकार में यह काम हुआ है कि 22 करोड़ से अधिक जो है बिलो द पावर्टी जो है गरीबी रेखा के नीचे जा चुके हैं। 47 साल में पहली बार ऐसा है जब रोजगार जो है लोगों का छिन गया है। विधानसभा के विधेयक पटल में जो रखा, ये झूठ जो है ओबीसी वर्ग जान चुका है। आज ओबीसी वर्ग के लिए जो संकल्प लिया था माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, उन्हें कहीं पर 25 तो कहीं पर 35 लेकिन ये नेहा जी ये बहुत साफ तौर पर नहीं बताया गया कि ओबीसी को आरक्षण इस पंचायत चुनाव में कितना मिल रहा है। वही मैं आपको बता रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है 50% की, उसमें ये तक देखने में आ रहा है कि अभी जो ओबीसी को आरक्षण मिला है वो कहीं पर 35% मिला है, तो कहीं वो तो निकाय चुनाव में तो समझ आ रहा है, इस चुनाव में कितना मिल रहा है। पर जो लोग झूठा विधेयक लेकर आए थे, 27% की आबादी बता रहे थे और 27% का आरक्षण मांग रहे थे, इन्हें जवाब देना चाहिए। भाई मध्य प्रदेश में कहते हैं कि सरकार जिम्मेदार है, और महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में कहते हैं कि विपक्ष जिम्मेदार है। तो कांग्रेस पार्टी जिसने हक मारने का काम किया है, आप याद करिए कि अंतिम मौके तक भाजपा की सरकार ने इस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट में लड़ा है। जब इनके दिग्गज नेता विवेक तन्खा, जिन्होंने कोर्ट में अटकाने का काम किया था, वो कह रहे थे कि इसमें मॉडिफिकेशन हो ही नहीं सकता, मॉडिफिकेशन पिटीशन लग नहीं सकती। पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार का जो संकल्प था, ओवरऑल पंचायत चुनाव में कितना आरक्षण मिल रहा है ये आप बता सकती हैं नेहा जी? आपसे वही बता रही हूँ कि ये ओवरऑल नहीं है, ये वहाँ की जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो 50% का सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसके अकॉर्डिंगली हर जगह पर, हर स्थान पर जो आरक्षण है वो बदल रहा है। इसीलिए वो कहीं पर 35% भी है, कहीं पर 27 भी है, कहीं पर 15 भी है। तो ये ओवरऑल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली उनको आरक्षण दिया गया है। दिनेश गुप्ता जी, अभी 2 फैसले आज भी हुए हैं। एक तो पुजारियों को 5000 रुपए मानदेय देने की बात कही गई, एक ये भी कहा गया कि ग्वालियर में जो हिंसा हुई थी उसके हम सभी केस वापस ले रहे हैं ताकि सामाजिक समरसता बनी रहे। इन 2 फैसलों को भी बड़ा जोड़कर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं साधने की कोशिश हो रही है वर्गों को। और दूसरा ये ओबीसी जो इतना बड़ा मुद्दा बना इस चुनाव के लिए, ये कितना बड़ा एक फैक्टर हो सकता है कुल मिलाकर? देखिए लोकेश जी, आप पिछले दिनों की जो राजनीति है उसको देखेंगे, SC, ST, OBC, इन तीनों के इर्द गिर्द राजनीति मध्य प्रदेश की चल रही। इस पूरी राजनीति में आप देखिए कि ब्राह्मण, ठाकुर या वैश्य जो है वो आपको जो है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि राजनीति में रिजेक्टेड ये जो है कास्ट है। अभी जिस तरह का पिछले 2018 की जिस घटनाक्रम के बारे में सरकार ने निर्णय लिया, वो भी ये नगरीय निकाय का चुनाव के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो घटनाक्रम है वो शहरी क्षेत्र पर ज्यादा असरकारक है। क्योंकि जहां रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां तो चूंकि रिजर्वेशन वाले को दोनों ही पक्ष के रिजर्वेशन है, तो वहां उतना उसका असर नहीं दिखेगा। जब नगरीय निकाय के चुनाव होंगे तो इनका असर दिखेगा। हमें कहीं ना कहीं जो सरकार है वो 2023 के चुनाव की जो एक्सरसाइज कर रही, जो एंटी इनकम्बेंसी 2018 में जिन चीजों को लेकर सामने आई थी, वो 2023 तक वो खत्म कर देना चाहती है। अब आप यदि एट्रोसिटी एक्ट के मामलों को वापस लेंगे तो उनका जो है किस वर्ग को लाभ मिलेगा, ये तो जब मुकदमे वापस होंगे और प्रभावित वर्ग कौन सा था उसको स्वीकार करता है कि नहीं करता है, वो उस पर भी निर्भर करता है। क्योंकि पोलराइजेशन जब होता है
तो वो दलीय आधार के चुनाव में होता है। जो गैर दलीय आधार के जो चुनाव हैं उसमें व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और उसका प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दिनेश गुप्ता जी, एक सवाल और लोगों के जहन में रहता है कि आज इतने बड़े स्तर पर बीजेपी ये दिखा रही है कि हमारी तैयारियां पूरी हैं, कांग्रेस भी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हमारी भी तैयारियां पूरी हैं। इस चुनाव में जब सिंबल पर नहीं लड़ रही हैं दोनों पार्टियां, तो तैयारियां कैसे आगे एग्जीक्यूट की जाती हैं और लोग इस चीज को कैसे समझें? खासकर लोकेश जी, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव लड़ रही है। आप जब ये पंचायत चुनाव में गैर दलीय आधार की व्यवस्था की गई होगी तो उस वक्त ये जहन में होगा कि गांव की समरसता और जो वहां का जो वातावरण है, सामाजिक ढांचा है, वो उसमें कटुता ना आए। यदि आप दलीय आधार पर जाएंगे तो फिर जो पड़ोस की जो दीवार है उसमें भी हम ये देखते हैं कि जो फिर रस्साकसी शुरू हो जाती है। तो ये जो स्थितियां हैं, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि वो चुनाव, कोई भी चुनाव हो, पंचायत का चुनाव भी है तो वो हम दलीय आधार पर ही लड़ने की कोशिश करेंगे। भले ही वो उम्मीदवार का टिकट हम ना दें, लेकिन जो भी जीतेगा वो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा। एक चीज और, एक सरकार और कोशिश कर रही है, हालांकि हर राज्य में होता है कि भाई आप कोशिश कीजिए कि निर्विरोध उम्मीदवार चुना जाए, हम समरस उसे पंचायत घोषित करेंगे, उसके लिए अलग से अनुदान भी होगा। इसका फायदा क्या आपको लगता है कि जो राज्य में सरकार है, जिस पार्टी की है, उसको ज्यादा इसका फायदा मिल सकता है? देखिए, ये जो है आचार संहिता से जुड़ा हुआ विषय है लोकेश जी। क्या कोई सरकार इस तरह का प्रलोभन वोटर को दे सकती है? क्या डेमोक्रेसी में ये परमिसिबल है? चुनाव जब होना हो जहां, क्या आप इस तरह से निर्विरोध करिए और फिर चुनाव प्रक्रिया का क्या मतलब है? सरकार फिर तो कह दे कि चुनाव की आवश्यकता नहीं है। आप जो है इस तरह की प्रैक्टिस को हम ये कह सकते हैं कि जो जिस तरह का प्रयोग कर रही है ये प्रयोग केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं हो सकता। जैसे हम रिजर्वेशन में ये देख रहे हैं कि यदि आप 35% तक ओबीसी तक जा रहे हैं तो क्या SC/ST का रिजर्वेशन कम हुआ है? कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं, हो सकता है कि आगे जो है इनका एक बड़ व्यापक रूप में सामने आए। नेहा बग्गा जी, ये जो फैसले लिए जा रहे हैं कि हम 2018 की घटना के केस वापस लेते हैं, आज ही आदेश आता है, घोषणा हालांकि पहले ही हो गई थी कि 5,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा, फिर ये कहा जा रहा है कि समरस पंचायतें चुनी जाएं, उसके लिए अनुदान होगा, तो ये सारी चीजें क्या आप लोगों को फेवर नहीं करेंगी? नहीं, देखिए लोकेश जी, इन पंचायतों में जहाँ पर सर्वसहमति से चुन लिया जाता है, जहाँ पे दो ओपोनेंट्स नहीं है, रिसोर्सेज की एक बहुत बड़ी बचत होती है और उसके हिसाब से अगर सरकार ने इस प्रकार के कोई जो पुरस्कार रखे हुए हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है, क्योंकि रिसोर्सेज की बचत होती है, समय की बचत होती है। और जब वहां पर कुछ ऐसे स्टॉलवर्ड्स हैं जिसको सब लोग मिलजुल कर अपना नेता के तौर पर देख रहे हैं, सरपंच के तौर पर देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई भी समस्या किसी को भी होनी चाहिए। अंत में मैं रवि वर्मा जी आखिरी सवाल आपसे लेता हूं, वाकई क्या ये लिटमस टेस्ट के तौर पर आप देख रहे हैं सेमीफाइनल के तौर पर इन दोनों चुनावों को, पहले पंचायत और उसके बाद शहरी चुनाव जो होगा? जी लोकेश जी, हर चुनाव को कसौटी के रूप में जो कांग्रेस लेती है और हमारी तैयारी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में है लगातार। और ये पंचायत चुनाव तो खैर दलीय आधार पर देखिए नहीं होते हैं, लेकिन जनता का जो मूड है इस समय मध्य प्रदेश में वो बिल्कुल जो है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां लगातार जो है जनता के साथ कुठाराघात कर रही है, चाहे ओबीसी वर्ग की बात हो या महंगाई के कारण त्राही त्राही करती है जनता हो, तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनका करारा जवाब है, उनके विरोध में जनता ये देगी। बिल्कुल करारा जवाब देगी, ये कहा जा रहा है। आखिरी रिएक्शन आपका दिनेश गुप्ता जी, इस चुनाव में जनता की भूमिका को किस तरीके से, क्या 2023 को जहन में रखते हुए या जो वो अपने गली नुक्कड़ की समस्या है उनको जहन में रखते हुए जनता वोट करेगी? 2023 के जो चुनाव हैं लोकेश जी, उसके मुद्दे अलग होंगे और जनता को ये पता है कि उसने पिछली बार किसको चुना था और अगले किसे चुनना है और लोकसभा में किसको चुना था। तो ये जो चुनाव, लोकल इशू और इसमें सिंबल नहीं है,
कि जब 23 के चुनाव होंगे वो सिंबल पर होंगे, तो सिंबल वाले चुनाव का जो परिणाम होगा वो सिंबल का दिखेगा, और जो दलीय आधार पर नहीं है उनका चुनाव उसी तरह से लोकल मुद्दों पर हो। ठीक, शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो आखिरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है, दोनों ही पार्टियां तैयारियों में लगी हैं। हालांकि सिंबल पर चुनाव नहीं होंगे, लेकिन उम्मीद यही है कि गांव की जनता जो कि लंबे समय तक इंतजार कर रही थी चुनाव का, वो अपने मुद्दों को देखते हुए ही वोट करेगी। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।